students, so I am again back with part 2 of chapter number 12, our constitution. Student, half of the chapter we have discussed in part 1. What we have discussed? Role of constituent assembly, constitution, framing of our constitution, adoption of our constitution, then preamble. These many things we have discussed in part 1. So we'll start video with nature of the state. इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री. इंडिया कैसी कंट्री है बेटा? सोवरेन. अब सोवरेन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसके ऊपर कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल पावर का कोई इन्फ्लुएंस, कोई कंट्रोल नहीं है. Whatever policy made by Indian rulers like PM, CM, these policies are their own policies. ठीक है, भले वो पीएम पॉलिसी बनाए, वो सीएम पॉलिसी बनाए, वो उनकी खुद की पॉलिसी होगी. हमारे ऊपर ब्रिटेन का, यूएसए का या किसी भी और कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं होगा. ठीक है, तो सोवरेन मीन्स आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल और इंटरनल पावर का कंट्रोल नहीं है. नो अदर कंट्री कैन बी इंटरफेयर इन इंडियाज इंटरनल मैटर. हमारे इंडिया के इंटरनल मैटर्स में कोई और कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगी. इसी को क्या बोलते हैं बेटा? सोवरेनिटी. सोवरेन. इंडिया कैसी कंट्री है? सोवरेन कंट्री है. ठीक है, इंडिया सोवरेन कंट्री है. इंडिया सोशलिस्ट कंट्री भी है. बेटा ये जो वर्ड था सोशलिस्ट, ये इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो 50 में हमने अडॉप्ट किया उसमें नहीं था. इसको हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार. ठीक है, कोई भी चेंज. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने 42nd टाइम अमेंडमेंट किया, कब किया? किस ईयर में? 1976 में. उसमें हमने स्टूडेंट प्रियम्बल मैंने दिखाया था ना, ऐसे करके एक था जहाँ पर लिखा था इंडिया एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है. ठीक है, प्रियम्बल में हमने सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया. ठीक है, फिर से 42nd अमेंडमेंट में हमने कौन सा नया वर्ड जोड़ा है? सोशलिस्ट. किस ईयर में? 1976 में. और बेटा इसका मेन पर्पस था टू एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड स्टेटस. मतलब इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यू ट्राई करेगी कि वो इनकम इनइक्वालिटी को कम कर सके, इकोनॉमिक स्टेटस में जो ये बहुत ज़्यादा भेदभाव है इसको कम कर सके. एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर व्यक्ति को जो इंडिया में रह रहा है वो उसे मिल जाए. बेटा आप थोड़ा सा सोचना कि वी आर मोर देन 100 करोड़, 130 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है. और अभी तो 2021 में जो सेंसस होना था वो हुआ नहीं है. 2021 के पहले ही हम 130 करोड़ से भी ज़्यादा थे. तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना थोड़ा मुश्किल बात है. पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट आज़ादी के बाद से, इंडिपेंडेंट के बाद से ही ट्राई कर रही है, करेगी और एक दिन ऐसा हो जाएगा. ठीक है, चलो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में we have added socialist word into the preamble of Indian Constitution. The Indian Constitution therefore aims at providing equal opportunities to all. Indian Constitution का aim ही है कि equal opportunities मिल जाए सबको. ठीक कोई बात? सोशलिस्ट के साथ ही एक वर्ड सेक्युलर, इसको भी ऐड किया गया. तभी कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही, जो कब पास हुआ? 1976 में. बेटा जब सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ 42nd अमेंडमेंट में, वहीं पर हमने एक वर्ड और ऐड किया जिसको क्या बोलते हैं? सेक्युलर. ठीक है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है. क्या मतलब होता है सेक्युलर का? कि स्टेट प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजन इक्वली. हमारे इंडिया में हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, ये एक पर्टिकुलर रिलीजन को सबके ऊपर क्या थोपते भी नहीं हैं. ठीक है, कि आप सबको हिंदू बन जाना है या आप सबको मुस्लिम बन जाना है या आप सबको क्रिश्चियन बन जाना है, ऐसा नहीं है. हमारा जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, वो ऑल रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करता है, भले वो मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो. कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया में नहीं होता है. ठीक है, इंडिविजुअल हैव फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड स्प्रेड देयर रिस्पेक्टिव रिलीजन. ठीक है, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं. आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. इवन हमने तो उसको स्प्रेड करने तक की परमिशन दी हुई है.
ठीक है, हम हमारे रिलीजन को प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो सेक्युलर ऐड हुआ है 1976 में 42nd अमेंडमेंट में। कहाँ पर जुड़ा हुआ है? प्रियम्बल में जुड़ा। क्या मतलब होता है सेक्युलर का? कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया एज अ कंट्री हैज़ नो रिलीजन। जैसे पाकिस्तान लिखता है, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक नेशन, इंडिया इज नॉट promoting any of the religion as state religion. India is a secular country where all religion get equal protection, no discrimination on the basis of religion. Okay, here we have one more word and it is my favorite word, democratic. India is democratic country. Why so? Because here in India government is chosen by the public through the process of election. Election में हम लोग, सारी जनरल पब्लिक अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है। ठीक है, इसीलिए हम इंडिया को क्या बोलते हैं? इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। अ गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। हर वो कंट्री जहाँ पर लोग, जनता अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को खुद चुनती है, उसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। इन एवरी 5 ईयर वी हैव इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन का पीरियड हर जगह वेरी कर सकता है। यूएसए में ये 4 ईयर होता है। ठीक है, तो किसी कंट्री में ये 5 ईयर होता है, तो किसी में 6 भी होता है। इंडिया में 5 होता है, मैक्सिको जैसी कंट्री में 6 होता है। ठीक है, जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन विच पीपल वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। जनरल इलेक्शंस होते हैं जिसमें लोग वोट देते हैं और अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर लेते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल पब्लिक। ठीक है, हमारे इंडिया में हर 5 ईयर में इलेक्शन होते हैं और हम हमारे रूलर को इलेक्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। तो इंडिया रिपब्लिक कब बना बेटा? इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 को, पर हम रिपब्लिक हुए हैं 1950 को। ठीक है, इंडिया बिकम रिपब्लिक इन 1950। A republic is a form of government. Republic क्या है? एक फॉर्म है गवर्नमेंट का, in which offices of the country cannot be inherited. Every Indian citizen has right to be elected to any office in the country. हम रिपब्लिक कंट्री है बेटा। हमारी कंट्री में भले ही वो पीएम हो, सीएम हो, पीएमओ हो, किसी भी ऑफिस में इनहेरिटेंस की बात नहीं की गई है। जैसे एक राजा है, आने वाला राजा उसका बेटा ही बनेगा, आने वाला राजा इसका बेटा ही बनेगा, ऐसी कोई प्रोसेस इंडिया में नहीं है किसी भी पोजीशन के लिए। हर पोजीशन के लिए डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस होते हैं। उस इलेक्शन में आप पार्ट लें। अगर आपका वोट बैंक स्ट्रॉन्ग है, आपकी पॉलिसीज़ प्लानिंग अच्छी है, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, तो आप किसी भी पोजीशन के लिए इलेक्ट हो सकते हैं। दिस इज़ व्हाट रिपब्लिक। तो 1950 में हम एक रिपब्लिक कंट्री बन गए, जहाँ पर किसी भी कंट्री के किसी भी ऑफिस में इनहेरिटेंस की बात ख़त्म हो गई। क्या बात समझ में आ गया? राजा का बेटे का राजा बनना है, क्या होता है? इनहेरिटेंस। तो इंडिया रिपब्लिक बन गया 1950 में। ठीक है, हमारी जो सबसे सुप्रीम पोजीशन है प्रेसिडेंट, वो भी इलेक्शन के थ्रू ही बनता है। ठीक है, मोर टू नए सेक्शन पढ़ना चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट 26 नवंबर एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये वो दिन है, इट वॉज ऑन दिस डे इन द ईयर ऑफ 1949। 26 नवंबर को 1949 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है बेटा, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो हैंड रिटन है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन। और वो किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायणन रायज़ादा। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। फिर से ध्यान रखना, जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन है। लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायणन रायज़ादा। हर पेज को आर्टिस्ट ने क्या किया? डेकोरेट किया है। एवरी पेज वॉज डेकोरेटेड बाय द आर्टिस्ट ऑफ शांति निकेतन अंडर द गाइडेंस ऑफ नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के गाइडेंस में शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज को क्या किया है बेटा? डेकोरेट किया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है स्टूडेंट? वो हैंड रिटन है, वो लिखा है
प्रेम बिहारी नारायण एंड रायजादा ने हर पेज को डेकोरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है शांति निकेतन ने, किसके गाइडेंस में? नंदलाल बोस। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है जस्टिस। 3 काइंड ऑफ जस्टिस इज देयर। फर्स्ट इज सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस इम्प्लाई होता है कब, कहाँ, कैसे? दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, जेंडर, रिलीजन। जब आपकी कंट्री में कास्ट को लेके, रेस को लेके, जेंडर को लेके, रिलीजन को लेके कोई इनइक्वालिटी ना हो, तो आप क्या बोलोगे कि आपकी कंट्री में सोशल जस्टिस है। ठीक है। कास्ट मतलब होता है जाति, रेस काला गोरा, जेंडर मेल फीमेल, रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इकोनॉमिक जस्टिस इम्प्लाई होता है कि रिच और पुअर के बीच में गैप कितना है। गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती रहे कि ये जो रिच और पुअर के बीच में गैप है ये कम हो जाए, पर स्टूडेंट अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचें तो इसका कम होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? देखो, गवर्नमेंट कितना भी ट्राई कर ले, पर एक बंदा जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ही बढ़िया होगा, जो बहुत ही लेबोरियस होगा, जो वर्कोहॉलिक होगा, वैसी बात है वो ज़्यादा काम करेगा और अपने आप को रिच बना लेगा। पर जो थोड़े से लेज़ी पर्सन होंगे, ठीक है, जो जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना अच्छा नहीं होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, उनके पास जो प्रॉपर्टी होगी धीरे धीरे करके उसको भी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, फिर भी हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि मैं इस इनइक्वालिटी को कम कर दूंगा, रिच और पुअर के गैप को कम कर दूंगा, तो वो अपने काम में लगी है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि सारे सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, टू बी इलेक्टेड और टू वोट irrespective ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस और एजुकेशन। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती हैं किसी पार्टी के साथ एसोसिएट होके या बिना किसी पार्टी के, तो आपका कोई कास्ट, रिलीजन, जेंडर नहीं पूछेगा, इकोनॉमिक स्टेटस नहीं पूछेगा, यू कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन। और वोट डालने के लिए तो ऑब्वियसली बात है कि कभी कोई पूछा ही नहीं जाता है, आप चाहे वोटर ID लेके आपका वोट डाल दिया जाएगा। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है वेयर ऑल द सिटीजन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी इलेक्टेड एज अ वोटर और अ कंटेंडर। ठीक है। So 3 type of justice is there in India: economic, social, political. Yes. Second objective, liberty. ठीक है। Liberty means where every individual is free to enjoy basic right and to live a life of dignity. Liberty का मतलब ये नहीं कि आप उठे और कुछ भी करने लग जाएं, भाई हम फ्री हैं, हमें लिबर्टी मिली हुई है। लिबर्टी विद इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है। आपके जो बेसिक राइट्स हैं आप उसको एंजॉय कर पाएँ, आपको एक डिग्निटी वाली लाइफ मिले, ये इंश्योर कराना ये किसका ही काम है? गवर्नमेंट का काम है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर कराया है। द इंडिविजुअल राइट्स मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल आर फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। प्रीएम्बल में इतनी चीज़ें तो मेंशन है कि भाई आप सोच सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिलीव, फेथ, वर्शिप, इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। किसी भी भगवान को मान लो, रोज़ा रख लो, उपवास रख लो, चर्च चले जाओ, मंडे का उपवास रख लो, संडे का उपवास रख लो, यू आर वेरी फ्री। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप इज देयर इन इंडिया। ठीक हुई बात? बट विद इन अ लीगल फ्रेमवर्क। ऐसा नहीं उठाया मुँह और किसी को कुछ भी बोल दिया और फिर बोल रहे हैं हमको तो लिबर्टी मिली हुई है, ऐसा नहीं होगा बेटा। अच्छा एक बात और, जितनी लिबर्टी हमने इंडिया में दे रखी बेटा मुझे नहीं लगता कहीं होगी। अब प्राइम टाइम में 8 to 9 अगर जब भी टीवी चलाएंगे इवनिंग में, तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि हर टीवी चैनल पे, भले वो आज तक हो, ZTV हो, डिबेट चल रहा होगा। डिबेट में 4 सपोर्टर होंगे गवर्नमेंट के, प्रो होंगे, प्रो गवर्नमेंट होंगे, फॉर एंटी गवर्नमेंट होंगे, और वो आपस में बढ़िया तरीके से हमारे PM को, CM को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। जो प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है हम सब सुनते हैं। इट मीन्स लिबर्टी इज़ देयर इन इंडिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो देयर इन इंडिया। ठीक है। इक्वेलिटी, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ, वी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। प्रेसिडेंट हो या हाउसमेड हो, सब में अगर इन दोनों में से किसी ने कोई भी गलती की होगी तो जो पनिशमेंट क्लॉज होंगे वो सेम होंगे। ठीक है। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ एंड एंजॉय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। सबको इक्वल प्रोटेक्शन लॉ की भी मिलेगी और वी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ।
The state does not discriminate against people on the basis of status, caste, race, religion. बेटा कभी भी स्टेट आपके स्टेटस, आपकी कास्ट, आपकी रेस, आपके रिलीजन और जेंडर को देख के डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है. वी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. कानून के सामने हम सब एक हैं. फ्रेटर्निटी, भाई पहले एंशिएंट दुनिया में तो वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है कि पूरा जो पूरी अर्थ है उसमें रहने वाले सारे लोग सब एक ही कुटुंब को बिलोंग करते हैं. पर हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी लिख रखा है. इसका मतलब क्या कि वी ऑल इंडियंस आर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर. एक ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए. ठीक है, हम लोगों के बीच में कॉमन बॉन्ड है. इंडिया वो कंट्री है जहाँ पर डाइवर्सिटी है, तो फ्रेटर्निटी को प्रियम्बल में मेंशन करना इसलिए ज़रूरी था कि एक कॉमन ब्रदरहुड का सेंस आए. ठीक है, ऑल इंडियंस के बीच में. दिस फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड प्रमोट्स यूनिटी अमंग द पीपल. लोगों के बीच में यूनिटी बनी रहे, इसलिए ब्रदरहुड को प्रमोट करना ज़रूरी था. इसलिए हमने हमारे प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी को मेंशन किया है. फ्रेटर्निटी मीन्स व्हाट? कॉमन ब्रदरहुड. ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स. अगर फीमेल हो गई तो वो सिस्टर बन जाएगी. अब ये मत बोलना मैडम भाई भाई हैं, बहन नहीं है. भाई बहन दोनों हैं. नाउ फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया हैज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑब्वियसली बात है, इंडिया का इतना बल्कि मोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है और वो भी लिखा हुआ है, रिटन है. सम ऑफ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलो. देखो, पहला है फेडरल सिस्टम. पहला फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल सिस्टम. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारे इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है बच्चा? जब पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड हो, थोड़ी ऑटोनॉमी सेंटर के पास हो, थोड़ी ऑटोनॉमी स्टेट के पास हो, तो उसको क्या बोलते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर. ठीक है, फेडरल सिस्टम. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग आवर कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए वो सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड है. मोस्ट लॉ मेड बाय सेंटर आर अप्लाइड थ्रू आउट द कंट्री. बेटा सेंटर जो लॉ बनाएगा वो इक्वली 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज पे फॉलो होंगे. ठीक है, जब सेंटर ने कोई लॉ बनाया है तो वो इक्वली 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी पे फॉलो होगा. पर ठीक है, पर अगर एमपी गवर्नमेंट या बिहार की गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो वो सिर्फ अपने एमपी या अपने बिहार के लिए बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, एमपी की स्टेट गवर्नमेंट एमपी के लिए, बिहार की स्टेट गवर्नमेंट बिहार के लिए. Center for all 28 state and union territory. Most laws made by the center are applied throughout the country. बहुत सारे जो नियम कानून सेंटर से बनते हैं वो पूरे इंडिया में इक्वली फॉलो किए जाते हैं. लॉज मेड बाय स्टेट आर अप्लाइड ओनली विद इन द स्टेट. और जो स्टेट बनाएगा वो स्टेट में फॉलो होंगे. तो क्या फेडरलिज्म समझ में आया? पूरी कंट्री को गवर्न करने के लिए हमने फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है जहाँ कुछ रोल सेंटर का है और कुछ स्टेट का. स्टूडेंट, आई होप यू ऑल नो दिस, बट फिर भी एक बार रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन. ठीक है, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम. जो फ्लैग ट्राई कलर आपने देखा ही होगा, ये रहा. ठीक है, और जो लॉ एंड कैपिटल है वो हमारा नेशनल एम्बलम है. ये रहा हमारा फ्लैग. जन गण मन, वंदे मातरम, लॉ एंड कैपिटल. पार्लियामेंट सिस्टम, दूसरा जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, फीचर है, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट. सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड करवाया है. पार्लियामेंट 2 हाउसेस में डिवाइड होती है. एक होता है हाउस ऑफ पीपल, दूसरा होता है काउंसिल ऑफ स्टेट. हाउस ऑफ पीपल को आप लोकसभा भी बोलते हो, काउंसिल ऑफ स्टेट को आप राज्यसभा बोलते हो. ठीक है, पार्लियामेंट 2 हाउसेस में डिवाइड है, लोकसभा और राज्यसभा. हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट. स्टूडेंट देखो, अब जो सेंटर में गवर्नमेंट होगी वो लोकसभा राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी. सेंटर पार्लियामेंट जिसके अंदर होता है लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट. ठीक है, और जो स्टेट लेवल पे होती है तो उसमें होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, स्टेट लेवल पे आपको मिलेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली. सेंट्रल लेवल पे मिलेगा लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट. अच्छा, एक बात और है बेटा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये आपको हर स्टेट में नहीं मिलेगा, सिर्फ 6 स्टेट में मिलेगा.
So you have to write the name in comment section, the name of 6 states where we have legislative council also. हर स्टेट में legislative assembly है, पर legislative council सिर्फ 6 स्टेट में है. आपको कमेंट सेक्शन में 6 के नाम लिख के मुझे बताने हैं. तो आप बोलोगे मैडम नहीं पता, बहुत अच्छी बात है, गूगल में सर्च करो और फिर बता दूँ. ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है. कितने ऑर्गन है गवर्नमेंट के बेटा? 3. लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड जुडिशरी, ठीक है. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 ब्रांचेस हैं. लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर के अंदर आता है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है. हमारा जो सेंटर में लोकसभा राज्यसभा है वो भी आ जाएगी और पूरे जो 28 स्टेट है उनकी स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएंगे. और इनका काम क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर काम है स्टेट के लिए रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ बनाना. सेंट्रल लोकसभा राज्यसभा का काम है पूरे कंट्री के लिए 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरीज के लिए लॉज बनाना. एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर कौन आता है? स्टूडेंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सो ऑन. बहुत सारे और भी हैं. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सो ऑन. एग्जीक्यूटिव कैरीज आउट द डिसीजन मेड बाय द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर भले वो सेंटर हो या स्टेट हो, यहाँ पर जो भी कुछ डिसाइड हुआ है उसको ऑन ग्राउंड लाने का काम, उसके एग्जीक्यूशन का काम एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास होता है. जुडिशियल ब्रांच के अंदर आएगा बच्चा आपका सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? दिल्ली में. फिर आएंगे आपके हाई कोर्ट, जो कंट्री की स्टेट की कैपिटल में सिचुएटेड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है पर स्टेट में सिचुएटेड होंगे. फिर आएगा इसके नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये मिला के क्या बनता है? हमारा जुडिशियल सिस्टम. सुप्रीम कोर्ट कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली में सिचुएटेड है. हाई कोर्ट कोई ज़रूरी नहीं हो कैपिटल में हो, पर एक स्टेट में ही होगा. फिर होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. और ये भी याद रखिए स्टूडेंट, पूरे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी का अपना अलग अलग कोर्ट नहीं है. टिल डेट इन इंडिया वी हैव ओनली 25 हाई कोर्ट्स. कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट्स है. तो 1-2 यूनियन टेरिटरी 1-2 स्टेट मिलके कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं, ठीक है. कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, जुडिशरी प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन. सिटीजन के राइट प्रोटेक्ट करने का काम किसके पास है? सिटीजन्स के पास है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी. आवर कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है. इट मीन्स जुडिशरी के ऊपर लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का कोई कंट्रोल नहीं है. जुडिशरी कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ़ इट इज़ अगेंस्ट. अगर जुडिशरी को कभी ऐसे लगता है कि कोई जो राइट या जो कोई लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमने जुडिशरी को इतनी पावर दे रखी है बेटा कि वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सके. पर जब वो अगेंस्ट में हो तब कभी भी नहीं, ठीक है. अब भाई जुडिशरी किस बात को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकती है? ये राइट हमने जुडिशरी को दिया है कि अगर उसे लगता है कि कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर उसे कब लगेगा, क्यों लगेगा? देखो कब, जब वो फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में अगर कोई लॉ बना है तो जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकती है, ठीक है. क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की है कुछ फंडामेंटल राइट्स. अगर इनके अगेंस्ट में कोई लॉ बनेगा तो जुडिशरी बोलेगी नहीं भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हटा दो इसे. देन एनी कंपल्सरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोई भी जो कंपल्सरी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है उसमें भी कोई चेंज नहीं किया जा सकता. जुडिशरी खड़ी होगी और बोलेगी नहीं ये पॉसिबल नहीं है. द फॉलोइंग प्रोविजन हैव बीन मेड टू मेक जुडिशरी इंडिपेंडेंट. अब जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाए? क्यों उसके लिए उसके ऊपर प्रेशर पीएम और सीएम नहीं बनाएगा? क्या जज की पावर्स होंगे? ऐसा क्या किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिससे कि हमें लग जाए कि भाई जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? पहली बात देखो, आपको जज बनना है तो आप किसी की सिफारिश से नहीं बन सकती, आप कोई रिश्वत दे के नहीं बन सकती. आपका स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो जजेस के अपॉइंट को लेके क्लियरली लिखा हुआ है. जज के अपॉइंटमेंट को लेके जो भी क्वालिफिकेशन होता है, पहली बात आप में वो हो तभी आप जज बन पाएंगे, ठीक है. दूसरी बात,
जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, पर ऐसा नहीं है कि हर किसी को अपॉइंट कर लेगा वो। बात ये होती है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस क्वालिफिकेशंस लिखे हुए हैं उस पर आपका आप पूरे एलिजिबल होना चाहिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ टू बी कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट का जजेस भी आपको अपॉइंट करें या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करें, आपको CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि करंट चीफ जस्टिस कौन है। ठीक है, इसके पहले थे अरविंद बोबडे, करंट का नाम आपको मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में बताना है। Judges can be removed from office only if it is approved by both the houses। जब दोनों हाउसेज अप्रूवल देंगे तभी जज को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, नहीं तो नहीं। दोनों हाउसेज में मेजॉरिटी से पास हो, जब वो लोग बिल्कुल अग्री कर जाए कि नहीं भाई ये जिसने कुछ मिसकंडक्ट किया है तो इसको रिमूव करना चाहिए, तभी हो सकता है। कोई एक व्यक्ति किसी भी जज को रिमूव नहीं कर सकता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड सर्टेन बेसिक राइट्स टू ऑल सिटीजन। इंडिया में रहने वाले हर व्यक्ति को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। अभी क्यों दिए हैं बेटा? सो दैट यू कैन लीव अ डिग्निफाइड लाइफ। दे हेल्प टू मेंटेन द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। whatever fundamental rights we are enjoying, they are helping in maintenance of democratic nature of our government। ठीक है, पेज नंबर 121 में फंडामेंटल राइट्स आपको दिए हैं, वो आप पढ़ लें। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रोफेसिंग रिलीजन, ब्ला ब्ला ब्ला, 6 फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे आपको। RT अगर हम ऐड कर लेते हैं तो वो 7 हो जाएंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, ऐसे सब कुछ इंक्लूड करें तो वो 7 होते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आपको 6 फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, how many fundamental rights guaranteed by the constitution? 6 fundamental rights guaranteed by the constitution। right against exploitation भी है, cultural and educational right भी है, और भी 6 हैं। तो अब आपके पेज नंबर 121 पे देख लेना 6 है कि 7 है। ठीक है, now directive principle of state policy। part 4th of the constitution states certain principles। पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कुछ प्रिंसिपल्स बताता है विच द गवर्नमेंट शुड फॉलो, जो गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए। सम आइडियल्स विच गवर्नमेंट शुड एम टू अचीव। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत सारी बातें वो हैं कि एक सरकार को, एक गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए, और बेटा कुछ वो चीज़ें भी हैं, कुछ वो आइडियल्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ट्राई करे कि मैं इतना तो अचीव कर ही लूँगा। ठीक है, मैं इतना अचीव कर लूँगा। जैसे बेटा जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन RTE, कि एलिमेंट्री एजुकेशन को हम फ्री कर देंगे, ये पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही था। ठीक है, क्या था पहले? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही था, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल नहीं था कि हम 8th क्लास तक एलिमेंट्री बेसिक फ्री एजुकेशन दे पाए। पहले हमने इसको एम रखा, फिर हमने इसको अचीव भी कर लिया। चलो, तो पार्ट 4 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है वो बोलता है भाई कुछ प्रिंसिपल ऐसे भी हैं जिनको गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं, और कुछ वो भी चीज़ें भी लिखी हुई हैं उसमें जो एक सरकार का एम होना चाहिए कि भैया इतना तो मैं अचीव करूँगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और ये जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं इनको आपको फॉलो करना है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, वाइल फ्रेमिंग एनी ऑफ द लॉ। जब भी आप कोई प्लान, कोई पॉलिसी, कोई लॉ बना रहे हैं तब भी आपको ये फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। नाउ सिंगल सिटीजनशिप। तो स्टूडेंट, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं कभी भी नहीं बोलूँगी आई एम द सिटीजन ऑफ मध्य प्रदेश। वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिंगल सिटीजनशिप का है कि आपको स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिलती है, आपको सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी कि आप भैया भारत के नागरिक हैं। ठीक है, यू आर इंडियन सिटीजन। ठीक है बात। सिटीजनशिप गिव पीपल सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी कंट्री के सिटीजन हो तो आपको कुछ राइट मिलेंगे एंजॉय करने के लिए, वहीं पर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। आप किसी भी स्टेट में बॉर्न हुए हो, यू आर कॉल्ड
इंडियन सिटीजन। इंडिया आर द सिटीजन ऑफ नेशन एंड नॉट द स्टेट। स्टेट के नहीं आप इंडिया के सिटीजन हो। अगर कोई पर्सन है जो किसी अदर कंट्री को बिलोंग करता है और चाहता है कि वो इंडिया का सिटीजन बन जाए, तो कुछ थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद, सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही और शी कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया। Last paragraph of this chapter, universal adult franchise. डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बेटा डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जब सारे लोग वोट दें और अपने रूलर को चुन लें, अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर लें। तो डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट है अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है। जब आपकी कंट्री में हर वो व्यक्ति जो एडल्ट हो गया है उसको वोटिंग राइट नहीं है, तो आपकी कंट्री को डेमोक्रेसी कहलाने का कोई राइट नहीं है। दिस मीन्स ऑल एडल्ट सिटीजन आर एंटाइटल्ड टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए हर एडल्ट का राइट है, ठीक है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ 18 ईयर ऑफ एज और एबव हैज़ राइट टू वोट। हर इंडिया का सिटीजन जो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा का है उसको हमने बोला है भाई तुम वोटर आई डी बनवा के, वोटर आई डी सरकार ही बना देती है, खैर आपके आसपास के लोग ही बना देते हैं, तो आप जाके वोट दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें हम कभी भी नहीं पूछेंगे आपकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, स्टेटस क्या है, जेंडर क्या है, ठीक हुई बात। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 18 और above राइट टू वोट irrespective of caste, religion, status, gender. Amendments to the constitution have been made to keep pace with the changing times. बेटा पहले हम लोगों ने जो एज थी वो कितनी रख रखी थी? 21। इनिशियली जब शुरुआत के 20, 22, 25 साल हम लोगों ने किसको वोटिंग राइट दी है? उन लोगों को जिनकी एज कितनी होगी? 18, अबव 18। पर फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए टाइम के साथ बदलती सोच को अडॉप्ट करते हुए हमने 21 से जो एज थी वो कितने पे ले आए हैं? 18 ईयर्स पे, ठीक है। 1988 में कौन सा अमेंडमेंट किया हमने? 61th अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जब 61 टाइम मतलब 61वीं बार जब हमने चेंज किया कितनी बार? 61 टाइम जब हम चेंज करने गए कॉन्स्टिट्यूशन में, किस ईयर में? 1981 में। तब हमने एज 21 से कितनी कर दी बेटा? 18 कर दी। ये बात ध्यान रखना। अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? 61th अमेंडमेंट था। किस ईयर में हुआ था? 1988 में हुआ था। एज इसके पहले कितनी थी? 1988 से पहले 21 थी, उसके बाद कितनी हो गई? 18। अब हम 18 साल के होंगे और हम वोट दे पाएंगे। क्या इतनी बातों में कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए वैसे तो। 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ईयर था 1988, काम था 21 से वोटिंग एज को 18 पर ले आना, ठीक है बात। तो बेटा 1947 में हम आज़ाद हो गए थे और 88 तक ये रहा। इट मीन्स लगभग 40 साल, जो मैंने बोला 20-22 साल नहीं, 40 ईयर तक हमने 21 एज चलाई। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉलो इट इन बोथ लेटर एंड स्पिरिट। हमें दिल से फॉलो करना चाहिए भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।